नमस्कार। जैसा कि पिछली बार भी हमने एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश आप तक भेजने की कोशिश की है। इसी संदर्भ में आज मैं दोबारा आपके मध्य महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आपको जानकारी देना चाहूँगा और बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है। सर्वप्रथम तो पिछली बार भी मैंने हमारी संस्था का आपको परिचय दिया था। जैसा कि हमने कहा था कि जो हमारी संस्था जय बाबा कमलैया आराधना, जेबी की आराधना विकासखंड भोरंज से संबंध रखती है, जिला हमीरपुर से। और पिछले 16 वर्षों से हम समाज सेवा क्षेत्र में काम कर रहे हैं और जो समाज में जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर हमारी संस्था के कार्य क्षेत्र की बात करते हैं, तो हम यहाँ जो एक हमारी मूलभूत आवश्यकता है पर्यावरण संरक्षण, जो कि फर्स्ट हमारी नीड भी रहती है। अगर हमारा एनवायरनमेंट सस्टेनेबल भी रहता है, तो जिससे कि हमें सांस मिलती है। एनवायरनमेंट के ऊपर हम काम कर रहे हैं। वाटर उसमें संरक्षण के ऊपर हम काम कर रहे हैं, जल संरक्षण के ऊपर हम काम कर रहे हैं, कृषि संरक्षण के ऊपर हम काम कर रहे हैं, रोड सेफ्टी, ड्रग एडिक्शन, सैनिटेशन, शेल्टर एनिमल, बुजुर्ग केयर, और एक हमारा जो विषय है डिजास्टर मैनेजमेंट। इन विषयों के लेकर हम समाज के बीच में चाहे सरकार की माध्यम से, चाहे सीएसआर के कार्यान्वयन के माध्यम से, या हम संस्था अपने तौर पर समाज में इस तरह के काम कर रही है। और जो कि हम पिछले 16 सालों से करती आ रही है। और वर्तमान में हम लगातार हम स्कूलों में, अपना कॉलेज में और पंचायतों में, ग्रामीण स्तर में और पंचायतों में इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम लगातार कर रहे हैं। आज जो मैं आपके साथ जो विषय साझा कर रहा हूँ, वो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट है, आपदा प्रबंधन, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और जहां तक मैं आपके ध्यान में भी लाना चाहूंगा कि अगले महीने हमारा एक जो हिमाचल प्रदेश सरकार का कार्यक्रम होता है समर्थ, 13 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में इस तरह का एक समर्थ का कार्यक्रम चलता है। और जिसमें कि सभी जो हमारा प्रदेश का एचपी एसडीएम है, तो उनके द्वारा पूरे प्रदेश में दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, चाहे वे संस्थाएं हैं, चाहे स्कूल हैं, अलग अलग जो विभाग हैं अपने स्तर पर इस तरह के कार्यक्रम करें, चाहे समुदाय को जागरूक करें। चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट की बात आती है, चाहे पीडब्ल्यूडी की बात आती है, चाहे एनजीओ की बात आती है, स्कूल्स की बात आती है, अपने अपने स्तर पर आप कम्युनिटी को जागरूक करें। और उसके तहत हमें भी एक हमारी संस्था आईएजी की सदस्य है प्रदेश में, और मैं जिला कन्वीनर जिला हमीरपुर का हूँ। हमें हमारा भी दायित्व बनता है कि हम स्कूलों में, कॉलेजों में और समुदाय के पास के मध्य जाकर आपदा प्रबंधन के हेतु उनको जागरूक करें। तो आज हम आपदा प्रबंधन के ऊपर चर्चा करेंगे, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी जो आज तक मैंने जो सीखा है और जो हम लोगों को बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, वो मैं आपके साथ साझा करूँगा। कुछ विषय मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। कुछ मतलब लिमिटेड ही विषय, मतलब शॉर्टकट मेरा विषय रहेगा। मूलभूत बातें मैं आपके साथ साझा करूँगा। अगर हम यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट, फर्स्ट ऑफ हम कहते हैं अभी डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है? जब भी कभी ऐसी कोई प्राकृतिक या मानव जनित घटना घटित होती है, और उस घटना के घटित होने से पूर्व या उससे दौरान हम उसके पश्चात हम उसके स्थितियों से निपटने के लिए जो प्रबंधन करते हैं, उसको आपदा प्रबंधन कहते हैं। अब हम दूसरी हम यहाँ बात करते हैं भी, आपदाएं कितनी प्रकार की हैं? आपदाएं 2 प्रकार की है, एक हमारी प्राकृतिक है और दूसरी मानव जनित है। अगर हम यहाँ प्राकृतिक आपदाओं की बात करते हैं, उसमें हमारा भूकंप आता है, हमारा बाढ़ आती है, हमारा भूस्खलन हो गया, हमारी बर्फबारी हो गई, ओलावृष्टि, बादल फटना, वज्रपात, सूखा, वज्रपात जिसको हम बिजली गिरना कहते हैं अपनी भाषा में, और सूखा हो गया, शीतलहर हो गई। और जो हमारे जो निचले क्षेत्र हैं, जैसे हमारे यहाँ चक्रवात हो गया, सुनामी हो गए, गर्म हवाएं होती है जिसको हम लू कहते हैं, और एक महामारी।
ये हमारी अपनी जो प्रकृति के ऊपर निर्भर होती है हमारी आपदाएँ। इसके अगर हम मानव जनित आपदाओं की बात करते हैं, जिसमें कि हमारा मानव जनित अगर हम आपदाओं की अगर हम बात करते हैं, उसमें हमारा फ़ॉरेस्ट फायर जो हमारे जंगलों में आग लगती है, या हमारे घर काष्ठकुनी शैली में हमारा हिमाचल प्रदेश में घर बने हैं, तो गाँव के गाँव हमारे जल जाते हैं। और इसके उसके अलावा हम बिल्डिंग कोलैप्स की बात करते हैं, बिल्डिंग का गिरना मानव जनित है, रोड एक्सीडेंट मानव जनित है, या भगदड़, ये मानव जनित भगदड़ मतलब हमारी घटनाएँ हैं जो मानव द्वारा नियत की जाती होती है। अब हम यहाँ पर अगर घटनाओं का विवरण करते हैं, या अगर हम आपदाओं का विवरण करते हैं, और भी अनेक घटनाएँ हैं। अगर हम यहाँ पर भूमि से संबंधित घटनाओं की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारा जैसे भूस्खलन हो गया, भूकंप हो गया, हमारा जैसे खदान हो गया, जो हमारे यहाँ कोयले की खदान होता है, ये हमारा ज़मीन से रिलेटेड घटनाएँ हैं। जैसे कीचड़ आएगा, अगर जब भूकंप होगा, आपका भूकंप होगा तो बाँध का टूटना, इस तरह के कुछ बाँध टूटेंगे, या खदानों के अंदर जैसे हमारा, तो ये सारा हमारा भूमि संबंधी घटना है। अगर यहाँ पे कुछ अन्य घटनाओं की हम बात करते हैं, जैसे जंगलों की आग हो गई, या शहरों में आग लगती है, या खदानों में पानी भरता है, हमारा हमारा तेल तेल का गैस का रिसाव हो जाता है, या कई इमारतें हमारी गिर जाती है, या जैसे हमारा बम विस्फोट हो गया, हमारी इस तरह हवाई दुर्घटना हो गई, या सड़क या रेल दुर्घटनाएँ, ये हमारी कुछ दुर्घटनाएँ, वो ये बहुत ही इस तरह की घटनाएँ हमारी है। और हम यहाँ पे जैसे जैविक घटनाओं की बात करते हैं, महामारी हो गया आपका, एक हमारा कीटों का हमला हो गया, जैसे को हम टिड्डी दल कहते हैं, आपका पशुओं की महामारी होगी, या कोई मतलब आपका जहरीला भोजन हो गया। अगर हम या रासायनिक और की बात करते हैं, जैसे हम यहाँ पर हमारा जो इंडस्ट्रियल परमाणु एरिया है, तो वहाँ पे अगर हमारा जैसे रासायनिक कोई गैस का हमारा रिसाव हो गया, या जैसे परमाणु बम हो गया, तो ये रासायनिक रूप में आते हैं। और बाकी अगर नागरिक की हम बात करते हैं, जैसे सांप्रदायिक हिस्सा हो गई, या हमारा जातीय हिस्सा, ये हमारा नागरिक संघर्ष के उसमें आता है। अगर यहाँ पर हम यहाँ स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो अगर हम यहाँ पर रीजन लेवल की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारा डिस्ट्रिक्ट में जो हमारा जिला आपदा प्रबंधन, जिसकी हमारे जिलाधीश महोदय हमारे चेयरमैन साहब रहते हैं। अगर हम स्टेट की बात करते हैं, एचपी स्टेट में हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन की बात करते हैं, तो हमारे मुख्यमंत्री साहब इसके चेयरमैन रहते हैं, अध्यक्ष रहते हैं, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसको हमारा देखता है। और नेशनल लेवल पे हमारा इसमें जो हमारे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन में प्रधानमंत्री साहब हमारे इसके हेड रहते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको हमारा देखता है। और यहाँ पर अगर हम आपदाओं से बचाव की बात करते हैं, तो नेशनल लेवल पर हमारा एनडीआरएफ बनी है, और जिसका कि अगर हम हिमाचल की बात करते हैं, हमारा जसूर में उसका कार्यालय है, और यहाँ पे अपनी हमारी प्रदेश स्तर पे हमारी एसडीआरएफ बनी है। और हम यहाँ पे अगर घटनाओं की बात करते हैं, अगर हम अपने अपने क्षेत्र की बात करते हैं, तो अब हम यहाँ अगर घटनाओं को आंकलन की बात करते हैं, तो हम फर्स्ट ऑफ तो यहाँ पे अगर मैं अगर आपके साथ साझा करना चाहूंगा, जो भूकंप की मैं बात करता चाहूंगा, क्योंकि आप अगर आप मैं आपको ध्यान में लाना चाहूंगा, भूकंप एक ऐसी जो प्राकृतिक घटना है, जो कि कोई किसी इसका कोई समय निर्धारित नहीं है। चाहे आप कैसी भी परिस्थितियों में हैं, चाहे आप कार्यालय में हैं, चाहे आपके बच्चे स्कूल्स में हैं, चाहे आप किसी घर के कार्य में लगे हैं, चाहे रात हो, इसका कोई समय निर्धारित नहीं है। तो अगर आप ये बोलें भी आप सुरक्षित हैं, तो भूकंप के मामले में आप कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है। पर इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जब भी कभी ऐसी आपको लगता है, महसूस होता है कि आपको भूकंप की का आपको एहसास होता है, तो सबसे पहले तो आप अपना ये देखें भी आप आपके घर में कोई ऐसा कोई टेबल है, आप उस टाइम झुको, और अपने जो सर को अपने को वहाँ पे उसके नीचे आप उसको टेबल को पकड़ के उसके नीचे उसकी ओट ले लो, ताकि आपका बचाव हो सके। क्योंकि अगर हम भूकंप की बात करते हैं, तो जब एक जो हमारा यूरेशियम प्लेट जो या कुछ धरती में कंपन होता है, प्लेट्स की जो अपना घर्षण रहती है, तो उसमें ऐसा रहता है भी हमारी जो जो भूकंप के झटके रहते हैं, 1-2 मिनट का हमें उसमें रहते हैं, और कभी तीव्र गति का भूकंप होता है, कभी कम तीव्र गति का रहता है। और उसमें क्या होता है, अभी हमने घर में कुछ साज-सज्जा के सामान रखे हैं, जैसे कि हम अलमीराज़ की बात करते हैं, घरों में अलमीरा की बात करते हैं, तो हमने कुछ पॉट्स रखे होते हैं, या कोई ट्रॉफीज़ होती है सकती है, या हमारी बुक्स रह सकती है, या शेल्फ हो सकती है। क्योंकि हमने
सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ पे उनको इस तरह से नहीं रखा है जिससे कि जब ऐसी कई परिस्थितियाँ बनेंगी, भूकंप होगा तो वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो इसलिए तभी तभी कहते हैं कि आप जब भी ये भूकंप का आपको एहसास होता है तो आप सबसे पहले अपने किसी टेबल के नीचे या बेड के नीचे अपने को ढक लीजिए ताकि आपका सर का बचाव हो सके, या आप किसी ऐसी सुरक्षित जगह पे चले जाइए जहाँ पे आपको सुरक्षित महसूस हो सके। और जो आपके चाहे बिजली के खंभे हैं या इलेक्ट्रिकल वायर की तारें हैं या वृक्ष हैं, आपको लगता है ये डेंजर ज़ोन में है तो आप उन स्थानों पे भी ना जाएँ। और आप सड़क पे अगर आप वाहन चला रहे हैं या पुलों से गुज़र रहे हैं या अंडर ब्रिज से आप गुज़रे हैं तो तब भी आप ऐसी जगह पे सुरक्षित जगह पे रुक जाएँ और भूकंप के स्थिर होने के आप बे इंतज़ार करें। और क्योंकि कई बारी और जैसे आपको कहीं खिड़की दरवाजे के आस-पास आप से दूरी बना के रखें क्योंकि काँच की खिड़कियाँ कई बारी हमारे टूटने की संभावना बन जाती है और हमें उससे चोटिल हो सकते हैं। और इसके अलावा जैसा कि मैं अगर भूकंप की बात कर रहा हूँ, तो क्योंकि भूकंप के आपने देखा भी एक से या भूकंप के झटके आपको महसूस हुए और आप सुरक्षित जगह पे आपने अपने को सुरक्षित किया था और आप एकदम अचानक से बाहर आ गए, भूकंप लगा आपको भी शांत हो गया। तो मेरा आपसे गुज़ारिश रहेगी कि थोड़ी देर आप वहीं पे सुरक्षित जगह पे रहें क्योंकि जो भूकंप के झटके हैं, दोबारा आने की संभावना बनी रहती है। और उसके बाद जब भूकंप का आपको लगता है अभी अब स्थिर हो गया और बिल्कुल वातावरण आपके लिए सुरक्षित लगता है, तो पहले तो सबसे पहले तो आप ये देख लें भी आपको कहीं ऐसी कोई अंदरूनी चोटें तो नहीं आई है? क्योंकि कई बारी होता है जब भूकंप की झटके महसूस होते हैं और आप किसी जद में हैं और कई बारी आप उसमें जद में आ गए हैं, तो अंदरूनी चोटें आपको हो सकता है आई हो। और मातृ शक्ति से मैं भी अनुरोध करना चाहूँगा। और क्योंकि जब भूकंप की झटकों की बात आती है, आप अचानक कई बारी आप किचन में थे और खाना बना रहे थे, कई बार गलती से आपका रेगुलेटर या जो गैस का स्विच ऑन हो गया रह गया था और आपको जब मालूम चला कि भूकंप के झटके हो रहे हैं और आप जल्दबाजी में बाहर भाग के चले आए या कहीं सुरक्षित इलाके में आप अपने को सुरक्षित कर लिया। और जब भूकंप खत्म हुआ तो आप उस दौरान फिर आप किचन में चले गए और अचानक से आपने वहाँ पे माचिस या लाइटर का उपयोग किया तो आपके लिए वो आपके लिए एक फिर आपके द्वारा एक बहुत आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो आप ये देख लें भी कहीं आपकी जब आप किचन में जा रहे हैं तो कहीं आपको गैस की स्मेल तो नहीं आ रही है या कोई गैस का रिसाव तो नहीं हो पा रहा है। तो ये आपको और थोड़ा-सा आप ये देख लें कहीं आपके भवन को कोई इस तरह का नुकसान तो नहीं हुआ है? क्योंकि कई बारी हमारे घर कच्चे होते हैं या कई बारी हमारे कुछ ऐसे घर के आस-पास कोई लैंड ऐसी होती है जो कच्ची होती है, तो आप थोड़ा-सा उसका भी ध्यान रखें। और इलेक्ट्रिकल उपकरण आप एकदम ना जलाएँ क्योंकि उसका उपयोग ना करें और सरकार के दिशा-निर्देशों का आप सुनते रहें ताकि जो सरकार के आपको इस तरह की आपको गाइडलाइन है कि आपके क्षेत्र में भूकंप हुआ तो उसमें क्या रहा या कुछ ज़्यादा नुकसान हुआ, उसका मेन कारण प्रमुख कारण मतलब कहाँ केंद्र था, वो आप सरकार के उसमें समाचार पत्रों के माध्यम से उस तरह की जानकारी प्राप्त करें। यहाँ पर मैं 1905 की भूकंप की बात करूँगा, जो हमारा 1905 में कांगड़ा में 8 की रिक्टर तीव्रता से हुआ था और एक बहुत विनाशकारी भूकंप हमारे यहाँ पे हुआ था। उस टाइम हमारे 20,000 लोग उसमें शिकार हुए थे और कुछ कई हज़ार लोगों को उसमें घायल होना पड़ा था और 53,000 हमारे उसमें मवेशियों को जान से उसमें खत्म हुए थे। अगर आज की सिनेरियो की मैं बात करता हूँ, अगर वो 1905 से और आज के बीच में डिस्टेंस देखा जाए तो आज हम 20 साल आगे सॉरी मतलब एक एक सदी से ऊपर हम आगे यहाँ पहुँच गए हैं। और उस दौरान का जो घरों की जो हमारी जो रहन-सहन था या जनसंख्या थी, तो दो कच्चे घर हुआ करते थे हमारे और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं होती थी और हमारी जनसंख्या भी कम थी। आज उस सिनेरियो को देखा जाए तो आज हमारी जनसंख्या भी बढ़ी है और घरों की जनसंख्या भी बढ़ी है। तो आज हमारा मरने वालों की जनसंख्या भी लाखों की तादाद में होगी और घायल होने वालों की भी लाखों की तादाद में होगी। अगर मैं भूकंप की बात करूँगा तो भूकंप हमारा एक ऐसा जो प्राकृतिक आपदा है जो मल्टीपल डिजास्टर को लेके आएगी। क्योंकि इसमें हमारी पानी की पाइपलाइन भी कोलैप्स होगी, इसमें हमारी बिजली की पाइपलाइन भी कोलैप्स होगी, हमारे रोड भी कोलैप्स होंगे, हमारी सप्लाईज़ भी इसमें मतलब बाधित होगी। क्योंकि यहाँ पर अगर
मैं हिमाचल प्रदेश की बात करता हूँ। हिमाचल प्रदेश में हम एक पहाड़ी राज्य में रहते हैं और हमारे यहाँ पर अगर मैं या 4 लेन्स की बात करता हूँ या 2 लेन्स की बात करता हूँ, कुछ जो हमारे मेजर रोड्स हैं, यहाँ का अगर मैं शिमला की बात करता हूँ, हमारा परमाणु से रोड आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं बिलासपुर की बात करता हूँ, हमारा मनाली का जो मुख्य रोड आ रहा है, हमारा कीरतपुर से आ रहा है। उधर मैं हमीरपुर की बात करता हूँ, हमारा ऊना से हमारा रोड आता है। उधर मैं नदौन से हमारा रोड एंटर कर रहा है। अगर हमारी मेजर सप्लाईज़ हमारी वहाँ से आती है, चाहे गैस की बात करते हैं, पेट्रोल की बात करते हैं हम, हमारी अन्य राशन की बात हम करते हैं। अगर हमारी जब ऐसी आपदा जब आती है, तो उस दौरान सरकार को भी बहुत मतलब सरकार भी मतलब उस टाइम दिशाहीन हो जाती है, सरकार को भी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खासकर मैं समुदाय से आग्रह करना चाहूँगा, जब भी ऐसी आपदाएँ आपकी लगता है होती है, तो आपको उसके लिए फर्स्ट ऑफ तो समुदाय को अपने लेवल पे फर्स्ट ऑफ समुदाय ही अपने लेवल कोशिश करता है, उसमें कार्य करता है। हमारे आस-पास जो क्षेत्र है, आप वहाँ पे सौहार्दपूर्ण वातावरण बना के रखिए, आपस में वार्तालाप करें क्योंकि आपके पड़ोसी आपसे फर्स्ट ऑफ काम आएँगे, आपके गाँव वाले काम आएँगे, उसके बाद प्रशासन आएगा, आपकी हमारे जैसे एनजीओज़ आएँगी। तो वहाँ पर आपका मैं अगर लोकेलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ पर आप लोकेलिटी में हम वहाँ पर मैं अगर शॉपकीपर्स की बात करता हूँ, आप किराना अपने लोकल दुकानदार से लें। अगर सब्जी की मैं बात करता हूँ, सब्जी आप लोकल दुकानदार से लें। अगर मैं मेडिसिन की बात करता हूँ, तो आप लोकल वहाँ स्थानीय कारोबारी को बढ़ावा दें। क्योंकि जब कभी आपने यहाँ पे कोविड में भी देखा, किन परिस्थितियों से हमें गुज़रना पड़ा। अगर मेरी इतना ही प्रभु से कामना है कि इस तरह की परिस्थितियाँ भविष्य में ना बने, जिन परिस्थितियों से हमें गुज़रे हैं और क्योंकि बहुत भयंकर परिस्थितियाँ मैंने देखी जब यहाँ पे कोविड हिमाचल प्रदेश में हुआ। विषय को मैं आगे चर्चा में करूँगा, परंतु अगर मैं यहाँ पर अगले अगले विषय की बात करूँगा, अगर मैं यहाँ पर यहाँ पे भूस्खलन की बात करता हूँ, हम हिमाचल प्रदेश जैसा मैंने कहा एक पहाड़ी राज्य है और हमारे यहाँ पर आजकल क्या है जो एक 4 लेन भी बन रहे हैं और टनल्स बन रही है और उसमें क्या हो रहा है हमारा जो पूरे पहाड़ के पहाड़ हमारे गिर रहे हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान हमारा यहाँ प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने के कारण हो पा रहा है और कई बारी हम जैसे प्रदेशों में भी जाते हैं, अलग-अलग क्षेत्रों में जाते हैं, हमारा ज्योग्राफिकली कंडीशन की मैं बात करता हूँ, भौगोलिक परिस्थितियों की बात करता हूँ। हमारा हिमाचल प्रदेश अनेक भौगोलिक परिस्थितियों से परिपूर्ण है। अगर मैं हमीरपुर की बात करता हूँ, बिलासपुर की बात करता हूँ, मंडी के कुछ क्षेत्र की बात करता हूँ, कांगड़ा की मैं बात करता हूँ, ये हमारा क्षेत्र कुछ ऐसा है जो कि एक प्लेन्स एरिया जैसे हमारा ऊना की बात मैं करूँगा, कुछ हमारा यहाँ पर सोलन का क्षेत्र है, जो हमारा कुछ सोलन का सिरमौर का क्षेत्र है, ये हमारा प्लेन्स एरिया में आता है, कुछ जहाँ पे हमारे इतना पहाड़ी नहीं है, बट फिर भी छोटी-छोटी हमारी पहाड़ियाँ हैं। वहाँ पे लैंडस्लाइड के खचरे बने हमारे आते हैं। मैं यहाँ शिमला की बात करूँगा, कुल्लू की बात करूँगा, मैं सिरमौर की बात करूँगा, हमारा किन्नौर हो गया, हमारा चंबा जिला हो गया, जो हमारा इंटीरियर एरिया है, वहाँ पे हमारे कुछ हमारे यहाँ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं और जहाँ पर यहाँ पर अगर मैं लैंडस्लाइड की भूस्खलन की मैं बात करता हूँ, बहुत ही मानव जनित आपदाओं जो मतलब नुकसान होता है लोगों की चाहे मैं यहाँ एग्रीकल्चर की मैं बात करता हूँ, चाहे बिल्डिंग की मैं बात करता हूँ। बहुत सारा नुकसान लोगों को यहाँ पर भूस्खलन के कारण भी होता है। तो अगर मैं मेरा फर्स्ट ऑफ तो मैं कहूँगा कि यदि आपको लगता भी आपके घर यहाँ पर हम जैसा कि भूस्खलन में भी ऐसा रहता है कि आपका घर किसी ऐसी पहाड़ी क्षेत्र में है, तो आप उस दौरान आपको लगता है भी क्योंकि बरसातों का मौसम हमारा ऐसा रहता है कि इस दौरान कई पहाड़ दरकते हैं हमारे। तो मेरा आपसे यही आग्रह रहेगा उस दौरान अपने घरों को आप खाली कर दें और कहीं किसी सुरक्षित जगह पे अपने को सुरक्षित कर लें और किसी ऊँचे स्थान में चले जाएँ और यहाँ पर आप जैसे कोई दीवार हो गया, कच्ची दीवार हो गई या सीढ़ियों के नीचे क्योंकि खिंचाव ज़्यादा होता है, वहाँ पे आप अपने को सुरक्षित ना रखें, कहीं और जगह में चला जाए। अगर आप वाहन चला रहे हैं, आप कहीं पुल से गुज़र रहे हैं, अंडरपास से गुज़र रहे हैं, कुछ इस तरह से क्षेत्र से आप गुज़र रहे हैं क्योंकि ऊपर पहाड़ी से पत्थर भी गिरेंगे, कीचड़ भी आएगा, तो आप उस टाइम देख लें कि आप कहीं आप सुरक्षित जगह पर अपने वाहन को खड़ा कर लें और अपने को सुरक्षित रख लें। और आप वहाँ पर आप मदद के लिए लोगों को पुकार सकते हैं, अगर आप ऐसी जगह कहीं फँस गए हैं। और फर्स्ट ऑफ मैं इसमें आप बचाव की मैं बात करूँगा, आपको लगता भी आप कहीं भूस्खलन की जद में हैं, तो आप उस टाइम संबंधित उस क्षेत्र में जो आपका जो हमारा जो डिज़ास्टर सेल है, मैं भूस्खलन में भी बताना भूल गया कि हमारा प्रदेश स्तर में एक हमारा डिज़ास्टर सेल रहता है और एक जिला स्तर में। मैं प्रदेश स्तर की डिज़ास्टर सेल की बात करता हूँ, 1077
1070 हमारा प्रदेश स्तर का नंबर है और 1077 हमारा जिला का नंबर है। आप उस पे कॉल कर सकते हैं और अपनी सिचुएशन वहाँ पे का विवरण कर सकते हैं, भी ऐसी-ऐसी आपदा की जद में हम हैं और यहाँ पे ये परिस्थितियाँ हैं, तो आपके वहाँ पे तुरंत प्रशासन द्वारा आपको वहाँ पे सहायता मुहैया करवाई जाएगी। और जैसा कि हमने पहले भी कहा, जो हमारे भूस्खलन में हमने ज़िक्र किया आपसे, आपकी चाहे हमारी पानी की बात आती है, गैस की बात आती है, बिजली की बात आती है, टेलीफ़ोन की बात आती है, इनको आप चेक कर लें कि आपके वहाँ पे इस तरह की जो पाइप की लाइन, बिजली की कनेक्शन बाधित तो नहीं हुआ है और संबंधित विभागों को उसकी सूचना दें। और कई बारी जैसे हमारे जो पेड़ है हमारे लिए बहुत लाभदायक हैं और जहाँ पे आपका ऐसा लैंडस्लाइड हो गया है, तो आप वहाँ पे कोशिश करें ऐसे वृक्ष लगाएँ जिससे कि वहाँ ज़मीनी पकड़ बनी रहे। और अपने घरों में आप देख लें कि कहीं आपके घर जैसे ऐसे पहाड़ी क्षेत्र में थे या कोई ज़मीन वहाँ पे बैठ गई है, तो आपके घरों में कोई इस तरह की दरार तो नहीं आई। अगर मैं इसमें एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा, हमारा जो यहाँ पर जो हमारा कोटरूपी है, 13 अगस्त 2017 को जो मंडी में पड़ता है हमारा, वहाँ पर उस दौरान भूस्खलन हुआ था और 2 बसें हमारी उसमें चपेट में आई थी और 47 लोग उसमें हमारे मृत्यु का शिकार हुए थे। क्योंकि जैसा मैंने कहा, हम हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, पहाड़ी राज्य में रहते हैं, तो भूस्खलन हमारे आए दिन यहाँ पे होती रहती है घटनाएँ और ज़्यादातर हमारे यहाँ पर ये जो घटनाएँ हैं, बरसातों के दौरान होती है। पर फिर भी मेरा आपसे ये आग्रह रहेगा कि आप अपना बचाव रखें और समय-समय पर इस तरह के जो सरकार द्वारा, सोशल मीडिया द्वारा या संस्थाओं द्वारा या सरकार की जैसे मैंने समर्थ का कार्यक्रम का भी आपके साथ ज़िक्र किया है। आप वहाँ पे सरकार के कार्यक्रमों में जाकर इस तरह के अपने को जागरूक कर सकते हैं और जब भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम खासकर महिला शक्ति हमारी इसमें भागीदार बने। और पुरुषों से भी मैं अनुरोध करूँगा कि हमने देखा है कि कई बारी पुरुष अनभिज्ञ क्योंकि महिलाएँ हमने कार्यक्रम करते हैं, तो महिलाओं की जनसंख्या अब ज़्यादा रह रही हो रही है और पुरुष उसमें शामिल नहीं हो पा रहे, क्योंकि डिज़ास्टर जो होता है उसमें कोई महिला, पुरुष या बच्चा या बुजुर्ग नहीं देखा जाता, वो सबके लिए इक्वल है। अगर यहाँ पे मैं बाढ़ की बात करता हूँ, अगर हम हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। एनवायरमेंटली की मैं बात करूँगा, पेड़-पौधों की बात करूँगा और यहाँ पर नदियों की मैं बात करूँगा। मेजर्स हमारी यहाँ पर, चाहे मैं हमारी नदी यहाँ से निकलती है, रावी है, चिनाब है, हमारी यहाँ पे झेलम है, हमारी यहाँ पर सतलुज है, ब्यास है। प्रमुख नदियाँ हमारी यहाँ से निकलती है और जो हमारे लिए बहुत एसेट्स का काम करती है और हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होती है, जिससे हमारी रेवेन्यू भी जनरेट होता है और हमारे लिए बहुत परंतु कुछ जहाँ तक हमारे लिए आज कुछ प्राकृतिक छेड़खानी के कारण या हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके कारण आज जो बाढ़ का जो प्रकोप आए दिन हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश में संभावना बनी रहती है। अब मैं यहाँ से कुछ आपको, जैसे मैं बाढ़ की मैं बात करूँगा, कभी अब क्यों कारण होती है, बाढ़ क्यों होती है? जब कभी मैं बरसातों की मैं बात यहाँ करूँगा, मूसलाधार बारिश कंटिन्यू हो रही है, लगातार हो रही है। आपने देखा होगा हमारे बरसातों में लगातार बारिश हो रही है और जैसे कुछ जो मतलब कम बास है जिसको हम अब मतलब पतली-पतली बूँदें जैसे लग कंटिन्यू लगी होती है, तो बहुत खतरनाक बारिश होती है, जो मैंने जहाँ तक मैंने देखा है। और वो जो इतनी खतरा भयंकर होती है कि उसमें नदी-नाले उफान पे आ जाते हैं और क्योंकि पानी जो लबालब भर जाता है और पानी इतनी तीव्र मात्रा में हमारे जैसे उच्च क्षेत्र में आपने पीछे भी देखा, जब मैं यहाँ पर ज़िक्र करना चाहूँगा 31 जुलाई का, यहाँ पर हमारा जो सिरखड़ महादेव जी की मैं बात करूँगा, बादल फटा, 4 दिशाओं में पानी बटा, चाहे हम वहाँ पर यहाँ पे मलाना प्रोजेक्ट की बात करते हैं, कोलैप्स हो गया पूरा का पूरा डैम हमारा। यहाँ पे मैं समीर गाँव की बात करूँगा जिसका नामो-निशान मिट गया। अब मैं बड़ी सहानुभूति रखता हूँ उन लोगों के साथ, परिवार के परिवार खत्म हो गए। यहाँ पर हमारा गांधी की मैं बात करूँगा, यहाँ पे मैं बागी पुल की बात करूँगा। तो एक जिन लोगों ने कभी ये नहीं सोचा था भी यहाँ पर कभी ऐसा फ्लड आ सकता है। वो एक नाले हुआ करते थे, वहाँ पर इतना पानी है वहाँ पे आया क्योंकि पूरा का पूरा स्मेज वहाँ पे बह के चला गया। अभी तक वहाँ डेड बॉडीज़ ट्रेस नहीं हो सकी है। हमारा गारवी में नुकसान हुआ, बागी पुल में नुकसान हुआ। तो ये जो बाढ़ जो है कहीं न कहीं अपने आप में, चाहे मानव जनित की बात करूँगा, कुछ घटनाएँ मानव भी उसमें प्रकृति में इन्वॉल्व हो गया। तो प्रकृति तो होती है पर कुछ अब प्राकृतिक घटना कुछ मानव जनित घटनाओं के कारण भी हो रही है।
तो मेरा यही रहेगा भी आप फर्स्ट ऑफ तो जब मैं बाढ़ की मैं बात करूँगा जो हमारे नदी-नालों के समीप आप घरों का निर्माण ना करें और क कोशिश ये है कि आप एक सुरक्षित जगह पे अपने घरों का निर्माण करें और बच्चों को अपने नदी-नालों के जैसे आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं, कहीं आपके घर के सदस्य ड्यूटी भी जाते हैं, तो मेरा आग्रह रहेगा भी अभी ऐसे कहीं बारिश के मौसम में फर्स्ट ऑफ तो अपने बच्चों को स्कूल ना भेजें। अगर आप किसी ऐसे लैंड प्रोन एरिया में रहते हैं जहाँ भूस्खलन होने की संभावना तब भी आप अपने बच्चों को स्कूल ना भेजें। क्योंकि जैसा आपको लग जाता है मूल्यांकन कर लें कि आप ज़्यादा बारिश लगातार 3-4 दिनों से हो रही है तो और इस दौरान आप अवॉइड करें, आप अपने कार्यालय में भी ना जाएँ और अपने किसी यात्रा भी ना करें क्योंकि कोशिश करें भी आप कोई ऐसी कोई यात्रा है या कहीं आपने किसी कार्य से जाना होगा क्योंकि जान है, आप सुरक्षित है तो कार्य भी चलते रहेंगे। तो इन चीज़ों को आप अवॉइड कर दें। और एक फर्स्ट एड किट आपके पास अवश्य होनी चाहिए, चाहे मैं किसी भी मैं यहाँ पे बात करूँगा क्योंकि मैक्सिमम ये देखा जा रहा है, हम कार्य कर रहे हैं कम्युनिटी में, जाकर स्कूलों में भी हम पूछ रहे हैं, बच्चों से भी पूछ रहे हैं, हम समुदाय के पूछ रहे हैं, मैक्सिमम लोगों के पास आज एक फर्स्ट एड किट नहीं है। मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि आप अपने घर में एक फर्स्ट एड किट आवश्यक के तौर पर रखें, कोई ज़्यादा महँगी नहीं है। 200 से ₹300 की फर्स्ट एड किट बन जाती है, कोई ज़्यादा लंबा-चौड़ा इसमें विवरण नहीं देना चाहूँगा। और जैसा कि मैंने कहा आपको बाढ़ क्षेत्र में अगर आप आते हैं तो आप किसी समय में आपके घर को खाली करवाया जा सकता है और आप आवश्यक जो आपके इम्पोर्टेंट दस्तावेज हैं, जैसे में डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं, पैसों की बात करते हैं, आपकी जो कुछ आपके गहने हैं, उनको ऐसी गठरी आप ऐसी जगह रखें ताकि एकदम आप उसको वहाँ से निकाल सकें। और एक मैं इसमें ये भी बताना चाहूँगा और भूस्खलन के मामले में भी और डिज़ास्टर इसमें भूकंप के मामले में भी आप क्या बोलते डिजी लॉकर में अपने सभी डॉक्यूमेंट सेव रखें क्योंकि एक आज टर्म सोशल डिजिटलाइजेशन का क्या युग चला है और आप सभी एजुकेटेड है और मोबाइल सबके पास है तो आप अपने जो डॉक्यूमेंट है आप डिजी लॉकर में रखें ताकि आपका उसका डुप्लीकेट बाद में आप उसकी आपको कॉपी वहां पे संबंधित विभाग द्वारा आपको मुहैया करवाई जा सके इसमें मैं और इसके दूसरी हमारे कुछ जो मैंने यहाँ पर एक हमारी यहाँ वज्रपात की मैं बात करता हूँ, यहाँ पर बिजली गिरने की मैं बात करूँगा, तो ये भी हमारा एक बहुत ही जैसे कई बार ऐसा होता है अभी बहुत तीव्र आंधी-तूफान आ रहा है, बारिश हो रही है, तीव्र गर्जना हो रही है, वज्रपात हो रहा है, तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा उस दौरान आप जैसे आपका कोई इलेक्ट्रिकल उपकरण हो गया, फ्रिज हो गया, आपका टेलीविज़न हो गया, आपका मोबाइल हो गया, इस तरह के उपकरण को आप उपयोग ना करें क्योंकि ये आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकते हैं। और आप इस दौरान कहीं अपने को सुरक्षित रखें। अगर यहाँ पर मैं 6 मई 2010 की कांगड़ा की मैं ईमानी चुमुंडा जंगल में बिजली गिरने से एक महिला तथा वहाँ पर 120 बेटों की मैं बात करूँगा वहाँ पे शिकार मरना म वहाँ पे मौत हुई थी। अगर यहाँ पर कुछ हम बात करेंगे मानव जनित आपदाओं की जिसमें कि मैं यहाँ पर स्टैम्प पेडिंग की बात करूँगा, भगदड़ की मैं बात करूँगा। कुछ अब जैसे कि हम यहाँ कई बारी लोग भगदड़ शब्द को समझ नहीं पाते, स्टैम्प पेडिंग को भी। तो जैसा कि मैं आपको इसके साथ में इसका आंकलन बताना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ तो भगदड़ तो वहाँ होती है जहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है। अब हमारे यहाँ ज़्यादा भीड़ कहाँ होती है? हमारे मंदिरों में। हमारे कोई राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं, कोई हमारा यहाँ पे कोई मतलब जैसा कोई बहुत बड़ा एक रैलीज़ हो रही है या हमारा कोई ऐसा कोई धार्मिक कोई गुरु आ रहा है, जैसे मैं यहाँ श्री रविशंकर की बात करता हूँ, रामदेव जी की मैं बात करता हूँ या कोई अन्य हमारे यहाँ कोई धर्म से कई लोग हमारे जुड़े हैं लाइक क्योंकि हमारे समाज में अलग-अलग प्रकार से हम कई तरह के उसमें मानते हैं। अच्छी बात है और जुड़ना भी अच्छी बात है, जुड़ना भी चाहिए। तो जब कभी ऐसी परिस्थितियाँ बनती है और वहाँ भगदड़ होती है, कुछ ऐसा होता है भी कुछ लोग वहाँ अफ़वाह फैला देते हैं और जब अफ़वाह फैलती है फर्स्ट ऑफ तो अभी तक सूचना मेरे पास थी और मैंने क्या किया उस सूचना को एक बहुत तीव्र गति से वहाँ पे हा-हुल्ला करना शुरू कर दिया और जब तक तो सूचना मेरे पास थी तब तक तो मैं सुरक्षित था और जब मैंने उसको एक रोना चिल्लाने से उसको शुरू कर दिया तो वो सूचना जब तक औरों तक जाएगी तो लोग भगदड़ क शुरू कर देंगे और उसकी जद में मैं भी आ जाऊँगा। तो मेरी आपसे कोशिश यही रहेगी, आपको ऐसा लगता है अभी आपके वहाँ पर आप ऐसी किसी परिस्थितियों में मालूम चलता है तो आप ऐसा
मतलब कोई ऐसा शोर-शराबा ना करे और कहीं उस भीड़ वाली जगह से बाहर निकल जाएँ और धीरे से कहीं वहाँ पे कोई सुरक्षाकर्मी है या कुछ है, उनको आप सूचित करें भी ऐसी-ऐसी मुझे सूचना मिली है, तो वहाँ पे वो व्यवस्था देखेंगे। क्योंकि मैं अ अ, आपकी जैसे मैंने कहा भी जैसे मैं यहाँ पे ज़िक्र करूँगा 3 अगस्त 2008 जो हमारा यहाँ हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में नैना देवी मंदिर पड़ता है, वहाँ पर भगदड़ हुई थी और घटना में 30 बच्चों समेत 146 लोग मारे गए थे। क्योंकि कोई ख़ास वजह नहीं थी, वैसे ही अफ़वाह फैल गई और वो एक विकराल रूप उसने ले लिया। तो उसमें क्या होता है कि उसमें हम ना तो उसमें बच्चों को देखते हैं, ना बुजुर्गों को देखते हैं, जो जिसको आता है उसको रोंदते चले जाते हैं और जब निश्चय मैं बताऊँगा भी जब आपको ऐसी परिस्थितियाँ बनती है तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा आप भगदड़ की जो जगह है उसको उसके मतलब जब ऐसे सिनेरियो बन गया है तो आप वहाँ से साइड हट जाएँ, खुले स्थान पे चले जाएँ और जो व्यक्ति उसमें शिकार हुए हैं, हम वहाँ पे क्या झुरमुट लगा के ना बैठे लगाएँ क्योंकि उस व्यक्ति को क्या होगा उसको साँस नहीं आ रही है और हम वहाँ पे गोला लगा के हम उसको वहाँ मुख्तस बन के खड़े हो गए तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा उस तरह आप वहाँ ऐसी व्यवस्था ना करें, क्योंकि भगदड़ से तो व्यक्ति बच गया और साँस ना मिलने के कारण उसकी मृत्यु हो सकती है। तो ये भी मेरा आग्रह रहेगा और ख़ासकर वहाँ पर आप ऐसी परिस्थितियाँ बन गई है तो आप वहाँ पे जैसे विकलांग लोग हैं, हमारे बच्चे हैं या हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं या प्रेग्नेंट वुमन हैं, उनको सहायता करें और उनको फर्स्ट एड किट या कोई हॉस्पिटलाइज़ करने में उनकी सहायता करें और जो वहाँ पर इस तरह के कार्य में लोग लगे हैं, उनकी आप सहायता करें ताकि समय पर लोगों का उपचार हो सके और उनको हॉस्पिटलाइज़ किया जा सके। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण कार्य जो सहयोग हम वहाँ पे प्रशासन और वहाँ पे जो सहयोगी हैं उनका कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट मैं बात करूँगा अग्नि की, जो एक फायर की मैं बात करूँगा। क्योंकि आग अपने आप में एक बहुत ही एक विषम रूप ले जाती है, एक छोटी-सी चिंगारी होती है और एक बहुत जान-मार की क्षति होती है। आप आए दिन यहाँ पर ऐसी घटनाएँ सुनते हैं, देखने को मिलती है कि हमारे यहाँ पर पीछे यहाँ पर आपने देखा होगा परमाणु में आग लगी थी फैक्ट्रीज़ में, तो पूरी की पूरी फैक्ट्री वहाँ पे जल के राख हो गई और यहाँ पर पीछे आपका हमारे में पहाड़ी क्षेत्र राज्य में हम आते हैं, कास्ट भूमिशाली में हमारे कच्चे यहाँ पे लकड़ी के घर बने होते हैं। पूरे के पूरे गाँव हमारे जल जाते हैं। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा फर्स्ट ऑफ तो आप बच्चों को मैं आपसे आप ऐसी चीज़ों से दूर रखें चाहे जैसे आपका माचिस हो गया, आपका लाइटर हो गया, तो इस तरह की चीज़ों से बच्चों को दूर रखें। और कभी कई बार आपने देखा होगा अभी जब ऐसी दुर्घटनाएँ आग की घटना होती है हमारे लोग शिकार हो जाते हैं तो क्या करते हैं, वो भागते हैं। पर उसमें क्या होता है वो भागते हैं तो उसमें भागने के दौरान उसको आग को जो हवा मिलती है तो वो और ज़्यादा उसमें उसको तीव्र गति से और ज़्यादा फैलती है। तो उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले तो आप रुके और झुके और लोट-पोट हो जाए। ताकि जो आपको जब आपको लगा भी आप आग की चपेट में आ गए तो उसमें आप जब रुकेंगे और झुकेंगे और ज़मीन के ऊपर लोट-पोट हो जाएँगे तो क्या होगा उसको आग को कुछ थोड़ा ज़मीन से क्या होगा उसमें कम होने की संभावना होगी और जो आप किसी के इर्द-गिर्द आपके जब आप यहाँ पे ऐसे इर्द-गिर्द हैं, आपको लगता है कोई आग की चपेट में आ गया है व्यक्ति, तो आपके पास ऐसी कोई कॉटन की चद्दर होगी या कोई आपका कुछ तरह कोई कंबल होगा उसको वहाँ कोई पानी में भिगो के उस व्यक्ति के ऊपर लपेट लें, डाल लें ताकि उसका बचाव हो सके, ताकि उसको इतनी ज़्यादा उसको उसका बचाव हो सके। इस तरह का कार्य हम वहाँ पर कर सकते हैं उस व्यक्ति को बचाव हेतु। क्योंकि मैं यहाँ पर 5 जनवरी 2008 के कुल्लू के मलाना गाँव की मैं बात करूँगा। भीषण आग लगी थी, 158 घर नष्ट हो गए थे, जिससे 900 लोग बेघर हो गए थे, जो कि हमारा 2008 में एक सिनेरियो हुआ था। खासकर मैं मातृशक्ति से अनुरोध करना चाहूँगा, जो एक हमारा फ़ॉरेस्ट का ये जो सॉरी आग का जो विषय है आपसे आप इसमें ज़्यादा जद में रहती है, क्योंकि मैक्सिमम हमारे यहाँ परिवेश में देखा गया है महिलाएँ हमारे खाना बनाती है और रसोई घर में आप कार्य करती है और कई बारी मैं आपसे पहली बात तो ये कहूँगा भी आप रेशमी वस्त्र ना पहने और खुले और ढीले-मूले वस्त्र ना पहने और दूसरी बात आप एक हमारा एप्रन आता है, कोशिश करें आप कॉटन का एप्रन वहाँ पे उपयोग करें जब खाना बनाते हैं और अपने घर में रसोई के पास चिकनाहट ना होने दें।
क्योंकि जब कई बार आप तड़का लगाते हैं और जब उस चीज़ को छौंका लगता है, उसमें आग बनने की संभावना लग रहती है। अगर आपके किचन में इस तरह की चिकनाहट होगी, तो किचन में आग लगने की संभावना वहाँ पे रहती है, क्योंकि आपका तेल के छिट्टे गिरे होते हैं और उसके चूल्हे के इर्द-गिर्द या दीवार के ऊपर, और आपने एकदम तड़का लगाया उसमें या छौंका लगा, तो दीवार में आग पकड़ेगी। और कई बार क्या होता है, आज हम डेवलपमेंट इतने एजुकेटेड हो गए हैं या आधुनिकता के दौर में आगे बढ़ रहे हैं कि अपने अपने किचनों में भी हमने पर्दे लगा दिए हैं। तो मेरा खासकर अनुरोध रहेगा इस तरह की, आप किचन के पास पहले तो पर्दे ना लगाएँ। खिड़की के ये जो आपके इलेक्ट्रिकल वहाँ पे जो सॉरी उपकरण हमारी गैस है, क्योंकि कई बारी ये भी देखा गया भी आपने वहाँ पर्दा लगाया और हवा का झोंका आया और आप गैस जला के चले गए बाहर। उस तरह भी कई बारी किचन के माध्यम से घरों में आग लगती है। और खासकर आप इससे भी मैं आपसे ये भी अनुरोध करना चाहूँगा, आप रेगुलेटर को बंद करना ना भूलें खाना बनाने के बाद। और जब भी आप आपका विद्युत उपकरण करना ना भूलें रात के समय में। और कई बारी आपको लगता है, संदेह लगता है भी आपका सिलेंडर लीकेज हो रहा है, तो आप उसकी जाँच कर लें। और जैसा कि मैंने कहा कि आप सावधानीपूर्वक कार्य करें, बच्चों को इस तरह के उपकरण ना दें, चाहे आप मैसेज गैस सिलेंडर की मैंने आपसे बात कही है। और बच्चों को मोमबत्ती, धूप अगरबत्ती से भी दूर रखें और उनको बच्चों को समझाएँ कि बच्चों की जो बच्चों को समझ नहीं होती है, आप उनको बताएँगे तब उनको मालूम चलेगा भी कि आप इसका क्या नुकसान हो सकता है। और यहाँ पर मैं थोड़ा-सा ज़िक्र करना चाहूँगा पुरुष वर्ग के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पर कुछ हमारी जैसे स्मोकिंग की आदत भी होती है, तो कई बार क्या करते हैं, और कई बार हम ड्रिंक्स की मैं बात करूँगा। और यहाँ पे मैं सर्दियों का मौसम भी जोड़ना चाहूँगा। और कई बारी ऐसा होता है भी, आपने मैक्सिमम देखा होगा भी, हमारे रात के समय में इलेक्ट्रिकल उपकरण जला रह गया, और क्या हुआ, आप रात को ड्रिंक नशे की हालत में, या आपको नींद आ गई और रात को आपका कंबल या रज़ाई नीचे गिर गया, तो आपने साथ में वहाँ या पिलर हीटर रखा था या कोई हीटर रखा था, उसकी जद में आप वहाँ पे चपेट में आ गए, और सुबह पूरा का पूरा घर भी जल गया और पूरे परिवार के सदस्य भी उसमें जद में आ गए। तो इस तरह का भी नुकसान हो सकता है। स्मोकिंग की मैं बात इसमें करूँगा। आकर कई बारी स्मोकिंग के लोग आदी होते हैं, रात को स्मोकिंग करते हैं, और आपको कई बार उस दौरान नींद आ जाती है, तो उस वजह से भी कई बारी आग लगती है। उसमें भी आप मेरा आग्रह रहेगा भी, आप इस ऐसी स्थितियों में रात को आप स्मोकिंग ना करें, और कपड़े सुखाने में हीटर का उपयोग ना करें। और मतलब जो मैंने कहा भी, सोते समय हीटर का इलेक्ट्रिक उपकरण बंद कर दें। और गलीचों के नीचे से हमने कई बार ऐसे इलेक्ट्रिकल उपकरण हमने गुजारे होते हैं, और उसमें स्पार्किंग होती है, उस वजह से भी आग लगती है। तो ये सारे प्रमुख कारण हमारे रहते हैं, जो कुछ-कुछ मैंने आपके साथ आपदाओं का जो मैंने आंकलन किया है मुख्य रूप से, उनको मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, आपने भली-भाँति पूर्वक इनको आपने सुना और उसको आप गौर करेंगे। और फर्स्ट ऑफ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपने घर की आपातकालीन योजना बनाएँ, और अपने घर के आस-पास से पहला कदम क्या करें भी, संभावित खतरे हैं उनको आंकलन करें। आपके घर के पास कोई ऐसी कोई खतरे तो नहीं है, जो आप या कोई आपदा तो नहीं है जिसमें आपका नुकसान हो सकता है। और दूसरा कदम ये करें कि अपने परिवार की आपातकालीन योजना बनाएँ। ये कई बारी जैसे परिवार के सदस्य ड्यूटीज़ पे रहते हैं, बच्चे स्कूल में होते हैं, और कहाँ पे अगर ऐसी परिस्थितियाँ बन गई है, डिज़ास्टर हो गया, तो कहाँ पे बच्चे मिलेंगे या किस तरह कहाँ पे इकट्ठे होंगे। ये सारी आप एक अपने घर में एक जानकारी, एक हमारी एक किट आपकी एक इस तरह की बुकलेट आती है। इस पे पूरी जानकारी दी होती है, तो उसको आप पढ़ें और क्या आपने किस तरह ये कार्य करना है। मैं शॉर्ट-शॉर्ट आपसे बस चर्चा कर रहा हूँ। और एक तीसरा कदम, हमारी परिवार की आपातकालीन आपूर्ति किट आप बनाएँ। आपूर्ति किट का मेरा कहने का मतलब है, जैसे आपकी फर्स्ट एड बॉक्स आपके पास होना चाहिए, छाता हो गया, रेडियो हो गया, हमारा कुछ बिस्किट्स हो गया, हमारी टॉर्च हो गई, या पानी की बोतल हो गई, या कंबल हो गया, कुछ मोबाइल का चार्जर हो गया। इस तरह की इम्पोर्टेंट बात कि हमारी एक किट, हमारी डिज़ास्टर किट हमारे पास होनी चाहिए। और चौथा कदम, समय-समय पर हम अभ्यास करते रहें कि कहीं ऐसी कोई परिस्थितियाँ बनती है, तो हम किस तरह हमने अपना बचाव करना है। और सरकार द्वारा भी ऐसी समय-समय पे मॉक ड्रिल के कार्यक्रम किए जाते हैं, और जिसमें कि स्कूलों में मॉक ड्रिल कराई जाती है, हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल कराई जाती है, और कि आपके यहाँ भूकंप हुआ, बाढ़ हुई, वहाँ पे सायरन बजते हैं। और तो आप इस तरह भी, इस तरह की जो मॉक ड्रिल्स होती है, उसमें सम्मिलित होके आप देखें भी क्या प्रशासन किस तरह की
सुझाव हमें दे रहा है, किस तरह हमें बचना है, ये हमें यहाँ पे जानकारियाँ दी जाती है। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण नंबर, जैसे हमने आपातकालीन नंबर की मैं बात करता हूँ, एम्बुलेंस को नंबर की बात करता हूँ, 108 नंबर पे हम कॉल कर सकते हैं, और अग्निशमन के लिए हम 101 नंबर पे कॉल करते हैं, और 100 नंबर हमारा पुलिस का है, और डिजास्टर सेल का जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, जिला आपदा प्रबंधन का 1077 हमारा जिला प्रबंधन का है, और स्टेट का 1070 नंबर हमारा है। और कुछ मैं यहाँ पर आपसे साथ जैसे मैंने चर्चा की, तो मैं बताना चाहूँगा फर्स्ट, हम यहाँ पे देखें, क्योंकि इसमें मैंने चर्चा में कहा हैज़र्ड्स, हैज़र्ड्स क्या है हमारे क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र वल्नरेबल कौन है, वल्नरेबल पीपल कौन हो सकता है, उसमें रिस्क क्या है, हमारी कैपेसिटीज़ क्या है, ये हमें असेसमेंट करना होगा, ताकि ऐसी परिस्थिति से हम गुजरते हैं तो हमें 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 पता होना चाहिए। हमें अपने सीबीडीआर, कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की हम बात करते हैं, हमें वहाँ पर इस तरह की हमें आने वाले समय में कार्यक्रम करने होंगे, चाहे सरकार के माध्यम से, चाहे पंचायतों के माध्यम से, ताकि कभी हमारे क्षेत्र में इस तरह की आपदाएँ आती है, तो हम अपना वहाँ पर हमारा एक स्ट्रक्चर हमारा बना होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा, क्योंकि आज हम आधुनिकता के दौर में आगे बढ़ रहे हैं, बट मूलभूत चीज़ हमें आज हमें यही पता नहीं भी हमारे गाँव में कितने कितने स्कूल्स हैं, जो नए-नए हमारे बच्चों के आस-पास की ज्योग्राफिकली कंडीशन का पता नहीं है। हमारी नई-नई महिलाओं की हमारी शादी गाँव में से एक दूसरे से जगह से आते हैं, या दूसरी जगह में वो हमारी बेटियाँ जाती हैं, तो उनको पता नहीं होता क्षेत्र का तो एक मैं ये भी इसमें मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा कि हमारे वहाँ पर एक तो हैज़र्ड मैपिंग, रोड मैपिंग, वल्नरेबिलिटी मैपिंग, और रिसोर्स मैपिंग और सोशल मैपिंग। हमारे वहाँ पर अगर मैं हैज़र्ड की मैपिंग करूँ, तो हमारे क्षेत्र में कौन-कौन से किस तरह की घटनाएँ हो सकती है, उसका आंकलन हमें करना होगा। रोड मैपिंग, हमारे जो यहाँ पे कितने रोड कहाँ पे हैं, कहाँ पे मेजर रोड्स हैं, कहाँ पे मिलते हैं, उसका हमें पता होना चाहिए। और वल्नरेबिलिटी मैं वो क्योंकि वल्नरेबल हमारे क्या वहाँ पे मुख्यतः कौन-कौन वल्नरेबल पीपल है, किस तरह के कम्युनिटी के वल्नरेबल लोग हमारे पे वहाँ पे उनका भी हमें आंकलन करना पड़ेगा, और रिसोर्सेज़ क्या है हमारे, उसकी मैपिंग करना पड़ेगी। जैसे हमारे स्कूल्स हैं वहाँ पर, या हॉस्पिटल है, ये इस तरह की हमारे जो मेजर बिल्डिंग है, गवर्नमेंट बिल्डिंग है, जो अगर डिजास्टर के दौरान हमारे जो काम आ सकती है, उनका हमें आंकलन करना होगा। और सोशल मैपिंग मैं कहना चाहूँगा कि हमारे वहाँ कितने घर हैं, मंदिर हैं, स्कूल हैं, उनका हमें आंकलन करना होगा, जो कि हमारे डिजास्टर के दौरान हमारे वहाँ पे काम आएँगे। मैं यहाँ पे कम्युनिटी डिजास्टर मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, विलेज डिजास्टर मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, और सरकार भी इसमें कार्य कर रही है। और मैं खासकर आपसे अनुरोध करूँगा, स्कूलों में एक हमारा सचेत आप चल रहा है, स्कूलों का अपना आपका सेफ्टी, स्कूल सेफ्टी डिजास्टर प्लान बने हुए हैं। समय पर उसमें सरकार की कार्य योजना चलती है, और लोगों को स्कूलों में इस तरह के उनको अवगत भी कराया जाता है भी अपने स्तर पे, इस तरह की आप वहाँ पर मॉक ड्रिल करें स्कूल। और तो उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा-सा ज़िक्र करना चाहूँगा कि एक मैं यहाँ पर जब भी आप एक मैं इंश्योरेंस की मैं बात ज चर्चा करना चाहूँगा। आप अपने घरों के जब भी आप घर बनाते हैं, अपना घरों का इंश्योरेंस करवाएँ। और सेफ कंस्ट्रक्शन में बात करूँगा, सरकार की बहुत अच्छी पहल चली है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे मिस्त्री है, जिसको मेसन कहते हैं, उनको सेफ कंस्ट्रक्शन हेतु जिला स्तर पर ट्रेनिंग दी जा रही है। और किस तरह का आप पहले घोषित तो ये करें, क्योंकि हम आजकल जल्दबाजी में क्या करते हैं, ऐसे लोगों को घर के कार्य में निर्माण में लगा देते हैं, जिनको पूरे घरों को निर्माण का दिशा निर्देशों का मालूम नहीं होता। तो मेरी आपसे गुजारिश रहेगी भी ऐसे लोगों को आप घर निर्माण में लगाएँ, जिनको सेफ कंस्ट्रक्शन का पता हो, क्योंकि हम सारी उम्र हम इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा, रिटायरमेंट तक हम घर से बाहर नौकरी करते हैं, और सारी उम्र का जो हमारा रिटायरमेंट का पैसा है, चाहे 50 लाख है, चाहे 1 करोड़ रुपए है, घर के लिए लगाते हैं। पर जब हम सेफ कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, 1.5-2 लाख के रुपए के चक्कर में हम एक डिजास्टर प्रोन घर नहीं बनाते हैं। तो मेरा आपसे यही आग्रह रहेगा भी आप एक डिजास्टर प्रोन घर बनाएँ, और आपने वहाँ पर आप ब्लॉक में या जिले में आप वहाँ सलाह ले सकते हैं भी आपने डिजास्टर प्रोन एक आपदा से सुरक्षित घर किस तरह बनाना है, और कुछ ज़्यादा उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 से 2 लाख का फ़र्क पड़ता है। और अवेयरनेस कार्यक्रम हमारे यहाँ क्षेत्र में होने चाहिए, समय-समय पर पंचायतों में भी होने चाहिए, और हमारी जैसे संस्था भी कर रही है, और वहाँ पे एक समुदाय की सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार देखा गया है लोग आते ही नहीं है कार्यक्रमों में, पंचायतों में लोग प्रधान बुलाते ही रहते हैं, पर लोग नहीं आते, क्योंकि सोचते भी ऐसे लोग आपका टाइम, क्योंकि हम जैसे लोग जाते हैं आपको जागरूक करने के लिए आपके पास आते हैं, और आपका
बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन करते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, जब भी कोई ऐसी संस्थाएँ, सरकार के नुमाइंदे आपके पास आते हैं, तो आप उसमें कार्यक्रम में भाग लें और अपने को जागरूक करें, अपने बच्चों को भी जागरूक करें और समुदाय को जागरूक करें। और जो हमारे पंचायत प्रतिनिधि हैं, उनसे मैं अनुरोध करना चाहूँगा, जब भी आप इस इन कार्यक्रमों में समय-समय पे अपने पंचायतों में इम्प्लीमेंट करें और अपने बीडीएमपी विलेज डिजास्टर मैनेजमेंट की प्लान की बात करूँगा, सीबीडीआर कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान की बात करूँगा। आने वाले समय में हमारी संस्था भी इस तरह के कार्यक्रम करेगी, क्योंकि जिला हमीरपुर से हम शुरुआत करेंगे और विकासखंड भोरे से, उसके अलावा हम शिमला डिस्ट्रिक्ट में इसकी कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। जैसे भी अपने स्तर पर या प्रदेश स्तर पर जो भी विभाग हमें कार्य सौंपेगा, उस तरह हम यहाँ पे कार्यक्रम करेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा-सा जोड़ना चाहूँगा, वॉलंटियरिंग का हमारा विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जब भी कभी ऐसी कई घटनाएँ होती है और सरकार के समय से पहले इस तरह के कार्यक्रम चलते हैं और सरकार का भी एक कोशिश रहती है, क्योंकि उस टाइम सरकार को भी सहयोग की ज़रूरत रहती है। तो क्योंकि और उसमें मैं ये कहना चाहूँगा, जो यूथ है हमारा, यूथ चाहे महिला है, चाहे युवा हैं, आप वॉलंटियरिंग के तौर पर यहाँ पे काम कर सकते हैं और आप संस्थाओं के माध्यम से जुड़कर या जो हमारे जिला में है आपका डीडीएम में है, जिला डिजास्टर मैनेजमेंट डीडीएम में, जिला आपदा प्रबंधन के में आप जुड़ सकते हैं। आपके यहाँ पे पुलिस के माध्यम से आप यहाँ इसमें सहयोग कर सकते हैं। आपका रेड क्रॉस हो गया हमारा, इस तरह कई तरह के हमारे वेंचर्स हैं। आप हमारा भी एक स्पोर्ट कार्यक्रम चलता है, जो कि हमारी पहल है। हम उसको आपके साथ साझा करेंगे। आने वाले समय में हम भी एक वॉलंटियरिंग का काम कर रहे हैं। ये हमारा एक आने वाले समय में एक स्पोर्ट हमारा एक कार्यक्रम चलने वाला है और इसमें हमारा एक स्कैन कोड दिया गया है। आप इसमें जुड़ेंगे और हम आपको ऐसी-ऐसी गतिविधियों में शामिल करेंगे, ताकि चाहे आपको एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, चाहे डिजास्टर से रिलेटेड है, चाहे हमारा अन्य जो हमारा सोशल कॉज से रिलेटेड कार्यक्रम है, चाहे हम प्लांटेशन की बात करते हैं, सैनिटेशन की बात करते हैं, रोड सेफ्टी की बात करते हैं, वहाँ पे हम आपको इस तरह के इंटरवेंशन कार्यक्रमों में हम जो आपका सहयोग लेंगे। और जहाँ तक हमारा यहाँ पर सरकार के कार्यक्रम रहते हैं, उसमें क्योंकि यहाँ पर यूथ हमारा एक एनर्जेटिक होता है, उनमें सीखने की लालसा होती है, कुछ हमारे सोशलिस्ट की समाज सेवी की भावना भी रहती है, तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, आप अपने समाज के लिए कुछ करें। और जैसे आप हमारे संस्था के साथ जुड़ते हैं, तो हम एक आपको इंटर्नशिप के माध्यम से आप हमारी संस्था में जुड़े और इंटर्नशिप के सर्टिफिकेट को भी हम आपकी संस्था के माध्यम से आपको मुहैया करवाएँगे, ताकि आपका वो आने वाले समय आपका कहीं आपका सहयोग आपको वहाँ पे उसके माध्यम से कहीं आपको नौकरी में या कहीं आपको कहीं अन्य क्षेत्रों में उसका मिल सकता है। बड़ी लंबा चर्चा हो गई और बहुत महत्वपूर्ण विषय मैंने आपके साथ साझा किया है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि ये 2 घंटे में भी खत्म नहीं होगा। बट मैंने एक थोड़ी चर्चा लंबी हो गई, क्योंकि मुझे लगता है 47 मिनट्स का ये कार्यक्रम मेरा हो गया है और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपके साथ साझा की है। और मेरा पूरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आप हमारी संस्था जय बाबा कमलाई आराधना के लिए सहयोग करेंगे, क्योंकि संस्था चलाना कोई आसान कार्य नहीं होता, क्योंकि हम भी एक परिवार से संबंध रखते हैं। हमें भी लोगों के पास जाना होता है, तो कई तरह के इस तरह के कार्यक्रम रहते हैं और तो आप समझ रहे हैं मेरा इशारा क्या है। तो आप हमारी संस्था का जो जेवीके आराधना, हमारी एक jvkaradhana.org हमारा वेबसाइट है। आप हमें फ़ेसबुक पे भी देख सकते हैं और मेरी वहाँ पे पोस्ट्स भी रहती है, अभी हम क्या कर रहे हैं रोड सेफ्टी से रिलेटेड या ड्रग से रिलेटेड, या हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड, या हम पर्यावरण और वाटर से रिलेटेड क्या कर रहे हैं, सैनिटेशन से रिलेटेड हम लोगों को क्या हम अवेयर कर रहे हैं। अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पे हम कार्यक्रम कर रहे हैं। एक चैलेंजेबल लेवल विषय है, क्योंकि सरकारों के सहयोग के बिना कुछ कार्य संभव नहीं हो सकते। बट जब तक समुदाय सहयोग नहीं देता, तब तक सरकार भी पंगु बनी रहती है। तो मेरा आपसे अनुरोध यही रहेगा समुदाय से, आप सरकार की योजनाओं को इम्प्लीमेंट करवाने में, या जो एनजीओ आपके पास आते हैं, आप हमारे कार्यक्रमों को इम्प्लीमेंट करने में ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में हमारे कार्यक्रमों में आएँ और समुदाय को जागरूक करने में अपना सहयोग दें। आप सभी ने इस वीडियो को मेरी सुना, आपसे अनुरोध रहेगा हमारे आप फ़ेसबुक चैनल को भी लाइक करें और हमारे फ़ेसबुक यूट्यूब चैनल को भी, जेवीके आराधना को भी आप लाइक करें, ताकि ये जो महत्वपूर्ण विषय है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद। मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।